बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सरदार खान नईम साहब। नाज़रीन, आखिर सदर पाकिस्तान ने 19 एडिशनल जजों की हाई कोर्ट में तकर्रुर की मंजूरी कर दी है, लेकिन इसकी मंजूरी से कबल चूँकि 20-21 जुलाई का ये मामला है, काफ़ी डिले भी हुआ और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने क्या इल्ज़ामात लगाए या पीपल्स पार्टी क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग नून ने क्या किया। क्या ये कोई मामला जो है वो सियासत का शिकार हुआ, ये हकीकत में मेरिट पे चीज़ें हुई। इस पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि इंसाफ जो है यानी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, इंसाफ की क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। उसको हम आपके सामने वाज़ेह करें अपने मेहमानों से बात करके। दूसरी आम खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को डी चौक की तर्ज पर अपने शहरों में जमा होने के लिए कहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। और अब देखना यह है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तीसरी अहम बात यह है कि किसान इत्तेहाद जो है वो ये कहता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। क्या ये मुमकिन है या नहीं, और क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? तीनों खबरों पर बात करने के लिए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सरदार खान नईम साहब। नईम साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है बुलंद खान जुनेजो साहब ने, जो कि तर्जमान है सिंध हुकूमत के, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जी नईम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह ऐसे हालात जा रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्सटर्नली बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। और बहुत ही यानी सारी ज़िंदगी ऐसे हालात कभी नहीं देखे जो अभी जा रहे हैं। और ईरान हो, अमेरिका हो, टर्की हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, कुछ भी हो, सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान की अहमियत को इस दफ़ा उन्होंने उजागर कर दिया और तस्लीम किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तस्लीम करने की ज़रूरत है। जो पार्टियों में चक्कर है, ये पीपल पार्टी के हमारे सरबराह जी तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, पूरा सिंध की हुकूमत के तर्जुमान। सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का जो झगड़ा है, जो कश्मीर में इशू है, जो गुर्बत का इशू है, जो महंगाई का इशू है, जो करप्शन का इशू है, तो इन इश्यूज़ को कैसे हल किया जाए ये इनसे पूछें। हमारे दोस्त हैं, ये इनसे पूछें ना। बुलंद खान जुनेजो साहब, बुलंद खान जुनेजो साहब वेलकम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सुनी है आपने बात? जी बिल्कुल बात सुनी है। तो आप बताया ना कि एक्सटर्नली तो हम बहुत आगे चले गए हैं दुनिया में, इंटरनली बहुत मसाइल हैं, इनको कौन हल करेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है साहब। एक्सटर्नली बेशक हम लोग जो है अल्लाह के फजल से जो है बहुत ही बेहतर ट्रेजेक्ट्री पे हैं और इसमें बहुत बड़ा किरदार है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, जिन्होंने एक के बाद एक डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट्स हमने किए हैं और उसका क्रेडिट बिल्कुल हमारी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसकी उस हवाले से इज़्ज़त भी मिल रही है और उसको हमने सब ने जो है वो सराहना भी चाहिए। और इसमें क्योंकि आपकी मेरी हम सब पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है और आबरू है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये सियासत भी है, ये इंटरनल मसले मामलात भी हैं, हर चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात बिल्कुल बोलूँगा कि हमें अपने इंटरनल मामलात को बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी से नहीं हमेशा से यही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हमेशा एक बड़ी बेहतर अप्रोच रही है इन मामलात पे कि हमारे इंटरनल मामलात बेहतर हों और उन्होंने हमेशा कोशिश की भी है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा कि जब हमारी अभी इलेक्शंस हुई थी, जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब दोनों ने सबसे पहले जो हुकूमत बनाने की दावत दी थी वो हमारे इंडिपेंडेंट्स को, पीटीआई को दी थी, ताकि क्योंकि उनका मैंडेट सबसे ज़्यादा था। उनकी तरफ से जब वो रिस्पांस हमें नहीं मिला तो हमने सेकंड
हाईएस्ट जिसको मैंडेट मिला उनको दावत दी। और वो हमारा हुकूमत का हिस्सा बनने की जो रीजनिंग थी वो सिर्फ पाकिस्तान था, सिर्फ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी थी कि उस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल वक्त से इकोनॉमिकली गुजर रहा था और हमें किसी भी हवाले से उस चीज़ में रुकावट नहीं बननी थी। हमारे पॉलिसी डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है और हमेशा रहेगा। अभी भी जब पाकिस्तान की बात आई तो सूबों ने अपना शेयर एनएफसी में से पाकिस्तान को दिया, क्योंकि पाकिस्तान वही बात मैंने बोली, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इसलिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें वो चीज़ पूरी करनी है एज अ फेडरेशन। बहुत टाइम ऐसा होता है जब मुश्किलात सूबों पे आती हैं तो हमें वफाक मदद करता है, और अभी अगर हमारी आर्म फोर्सेस को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की तो उनको सूबा हद से ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश जितनी भी कर सकेगा उससे ज्यादा ही करेगा। अच्छा बुलंद खान जुनैद साहब, ये तो चले सारी तारीख है, ये एक नॉर्मल बहुत अच्छा आपने मसला शेयर किया, लेकिन मैं अभी न्याय साहब की बात पर आ रहा हूँ, मैं बस पीछे से कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट तो पता है। कश्मीर इलेक्शंस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी सिंध गवर्नमेंट की में कई अरसे से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन सिंध के हालात भी ठीक नहीं। वो यही तो सवाल है ना, हम इस पे देखिए, आपने कहा, मैंने एक चीज नोट की है, आपने कहा कि जी आपने मरकज में या वफाक में मईशत के हालात ऐसे थे कि आपने कहा कि जी हम पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो चलो आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे, आप आ जाते हैं। आज नई साहब ने जिस तरह ये सवाल किया कि आज जिस जगह हम खड़े हैं, हमारे इंटरनल जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर है, लफ्ज़ में गंभीर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको मार्का मईशत की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी पोजीशंस पे बैठे हैं, आपने किसी ने पोजीशंस नहीं छोड़ी, आप अपने सारे प्रिविलेजेस एंड पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स तो हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी हवाले से गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। हमारा एक इशू अभी नून लीग के साथ शुरू हुआ है, जो नून लीग के साथ कश्मीर वाले बात पर मामलात गंभीर हुए हैं, मामलात खराब हुए हैं पोलिटिकली इंटरनली। वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि कश्मीर इलेक्शंस में रिगिंग की इंतहा उन्होंने क्रॉस की है। अगर वो हमें अपना कोalition पार्टनर समझते हैं और अगर कोalition पार्टनर्स के साथ ये हाल है कि उनके वर्कर्स शहीद किए जाते हैं इलेक्शन में, एक फेज में नहीं दूसरे फेज में भी, उसके बाद हमारा एक सिटिंग एमएनए ट्रेजरी बेंचेस पे उनका कॉलीग उनको गोली लगती है और उसका वो मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद 30 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस जो हैं फेज 1 में, उस पर 99% के करीब वोट कास्ट होता है। सेकेंड फेज में 40 पोलिंग स्टेशंस पे 99% से ज्यादा वोट कास्ट होता है। तो फिर आप मुझे बताएं कि हम किस हवाले से अपने हमारे इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं क्या वो इस हवाले से कम होंगे या बढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, ऐसी अगर हरकतें होंगी तो मामलात बिल्कुल बढ़ेंगे। सिंध के हालात, न्याजी साहब ने बात की कि सिंध के हालात कुछ खास नहीं या कुछ बेहतर नहीं है, तो मैं जरा न्याजी साहब से ये वजाहत मांगना चाहूंगा कि न्याजी साहब पर्टिकुलरली किस एरिया पर बात कर रहे हैं, तो मैं उसको एड्रेस कर सकूं। सारे एरियाज की बात कर रहा हूँ। करप्शन इतनी है, मकसूद है करप्शन इतनी है कि सरकारी जगहों पे कब्जे हो गए हैं, बैरियर टाउन बन गया, सरकारी जगह पे बनता, लेकिन सरकारी जगह पे फ्री तो नहीं बनना चाहिए था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके फैसला किया। इस तरह प्लाजे बने हुए हैं, वो आप देख रहे हैं। मकसूद है कि वो जो हालात हैं वहाँ सिंध के बड़े अजीब व गरीब हैं, और नेचरली जो है वो कुछ काम अच्छे भी किए हैं, जो अस्पताल वगैरह बनाए हैं अच्छे बनाए हैं। करप्शन तो इतनी है कि उसकी कोई हद नहीं है, पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो। नाज़िर साहब, आपका बहुत मैं सबसे पहले तो ये बात आपका शुक्रिया करूँगा कि आपने बेहतर चीज़ें भी मुझे गिनवाई। बिल्कुल मसले मसाइल अपनी जगह हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन मसलों में बहुत चीज़ें बेहतर भी हुई हैं और बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है, और ना मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और एज अ पॉलिटिशियन मैं समझता हूँ कि हर वक्त हमें इम्प्रूव करने की और बेहतर होने की ज़रूरत होनी चाहिए, होएगी। और हमें अगर ये समझ नहीं आती कि, और हमें अगर लगता है कि हमने बहुत ही अच्छे काम कर लिए हैं और इसके बाद कोई और काम हो नहीं सकते, तो ये भी एक गैर मुनासिब बात होगी। तो आपने बात बिल्कुल सही की।
हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा बेहतर काम हुए हैं। मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ, उसमें SICVD है। मैं बाकायदा गया हूँ, देखे हैं सारे। अच्छा चले, मैं आपकी तरफ आता हूँ, अपना इंस्टीट्यूट है। उसके बाद जी जुनैद साहब आपकी तरफ आता हूँ, जरा अब खालिद भट्ट साहब से बात कर लें। खालिद भट्ट साहब, ये आप ने ये इत्तेहाद चेयरमैन के, किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, आपने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो आप मिलियन मार्च करेंगे। क्या हुआ है? देखें कि हम तकरीबन 3 साल हो गए, हमारे किसान जो है ना चारों सूबों के, ये नहीं कि पंजाब के, और सबसे पहले मरियम नवाज साहबा ने आगाज़ किया था कि किसानों से गंदम नहीं खरीदनी, और जो हमारी उस वक्त गंदम तैयार थी और 35 लाख मैट्रिक टन इन्होंने बाहर से मंगवा ली। और उसके बाद CM साहब ने कहा कि ये तो पिछले को 20-30 साल से फूड डिपार्टमेंट करप्शन कर रहा है, तो लिहाजा हम गंदम नहीं खरीदेंगे। मैं हैरान था कि गवर्नमेंट, इसके वज़ीर आला चाचा भी थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी और नवाज शरीफ भी वज़ीर आला थे, शहबाज साहब भी थे, तो जो पिछला दौर में करप्शन हुई वो किसने की? और जब इन्होंने नई गंदम खरीदी तो हमारी 1800 से लेके 2000 रुपए गंदम मन रोडों पे बिखरी हुई थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। फिर CM पंजाब साहबा ने, जब सूबे ने नहीं खरीदी तो फिर KPK भी नहीं खरीदी, फिर सिंध ने भी नहीं खरीदी, फिर बलूचिस्तान ने भी नहीं खरीदी। तो चारों सूबे गंदम ना खरीद के पाकिस्तान, एक तो किसान को मारा, एक वो जो गरीब रोटी लेने वाला है उसको अब जो रोटी मिलेगी, अभी 4 महीने हुए गंदम आई को। ये है कि गंदम जो है ना बलूचिस्तान में अलग रेट है, सिंध में अलग रेट है, इस्लामाबाद अलग है, पंजाब इसलिए सस्ता है कि किसानों के घरों पर छापे मारे गए और फूड डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट नहीं रहा, वो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। तो उस हवाले से जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम 25 सितंबर को पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे और CM पंजाब का इस्तीफा मांगेंगे। अच्छा, नहीं से वैसे हो जाएगा इस्तीफा? CM पंजाब का इस्तीफा? अच्छा, बड़ी बात है ना, बड़ी बात। अच्छा, ये नहीं कैसे कर पाएंगे आप? CM पंजाब का इस्तीफा कहेंगे कि सारे वज़राए आला का करेंगे या इस्तीफा डिमांड, कि सिर्फ CM पंजाब का करेंगे? हम किसी पार्टी से नहीं है, उनकी पार्टी है वो नहीं सर, वो उनकी पार्टी है, वो जिसको मर्जी रखे। हम कोई नून लीग या PTI या PP के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम CM पंजाब के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़राअत का पता नहीं कि गंदम जमीन में होती है, दरख्त भी होती है, तो अगर वो 2 साल और रहेगी तो किसान तो मर जाएगा। तो वज़ीर आला दूसरों को पता है कि गंदम क्या होती है? दूसरे सूबों के वज़ीर तो 70% तो जो MPA में है वो किसानों के बेटे और उधर दे इलाकों से जीत के आए हैं। मरियम साहबा को नहीं पता, और मरियम साहबा को ये जरूर पता है कि जो शुगर मिल मालकान है वो जो है ना, चीनी जो है, गन्ना हमारे से खरीद के अभी तक पैसे नहीं दिए। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 अरब रुपए रमजान शुगर मिल वालों ने देना है, उस पर FIR काट। किसानों के घर पे छापे मारे, गंदम उठाई जा रही है, उनके पे FIR काटी जा रही है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? या फातिमा फर्टिलाइजर जो है उसने हमें सीड दिया था, उस सीड में से तकरीबन कोई उसका फल नहीं लगा, तो हमने तो एप्लीकेशन दी है, फिर फर्टिलाइजर पे FIR क्यों नहीं? सिर्फ किसान गरीब पे पहले उस पर गंदम नहीं खरीदी, अब वो गंदम उसके पास शॉर्टेज है तो ये घरों से छापे मार के गंदम उठा रहे हैं। तो हम CM पंजाब का इस्तीफा ना मांगे तो किसका मांगे? अच्छा, आप बड़ी बात कर रहे हैं। देखें, मैं जरा इस पे 2 पॉइंट्स हैं। आपने कहा कि आप 27 सितंबर को निकलेंगे और वज़ीर आला पंजाब 25 सितंबर को निकलेंगे, मरियम नवाज साहिबा का इस्तीफा का मुतालबा करेंगे। बिलफर्ज होता रहा माजी में, लेके रहेंगे। नहीं, ये तो बड़ी सख्त बात है इस्तीफा। अगर आपके मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो फिर क्या लड़ाई है चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ? हम 3 साल से पीले कर रहे हैं। पिछले साल एहतजाज पे आए, उस वक्त हमें मारा गया, बच्चों के साथ गिरफ्तार किया गया। हमने तो बहुत कोशिश की है, हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह किसानों का बुरा हाल है उसका लाखों किसान निकलेंगे। किसानों के मामलात की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है ना। ये तो हमारा भी, ये इस मामले में तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सिर्फ जो पंजाब तक खड़े हैं वो गलत खड़े हैं, लेकिन इस मामले में तो हम आपके साथ। भी सर कौन सा आपने अच्छा किया है? KPK ने भी 2 साल हो गए गंदम नहीं खरीदी। हाँ। और गोमर डैम एरिया जो कमांड एरिया था, इसमें हम बहुत अपील करते रहे कि उस एरिया के लिए आप बजट रखें। KPK ने कौन सा सोहेल आफरीदी साहब से भी मुतालबा करें, सोहेल आफरीदी साहब से भी मुतालबा करें ना कि वो सारों से मुतालबा करें, क्योंकि ज़राअत की तरफ ज़राअत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मुल्की इंटरनल मामलात में ये जी नियाज़ी साहब ने बात की कि ज़राअत की तरफ किसी भी
वजीर आला का ध्यान नहीं है, तो मैं इधर थोड़ी करेक्शन करूँगा कि लास्ट ईयर हमने सबसे बड़ा सब्सिडी प्रोग्राम इस मुल्क का ज़राअत पर सिंध के किसानों को दिया। 58 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट था, सब्सिडी का प्रोग्राम था, जिसमें जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सीएम मुराद अली शाह साहब ने खुद मेक श्योर किया कि वो किसानों तक पहुंचे। छोटे जमींदार जो 12 साढ़े 12 एकड़ से कम जमींदार के ज़मीन के जमींदार हैं और हारी हैं, उनके लिए उनको जो है एक डीएपी का बैग और 2 यूरिया के बैग्स वो जो है गवर्नमेंट ने फुल सब्सिडी पे दिए और विद कैश इन हैंड दिए, ताकि वो अपने हिसाब से जब भी यूटिलाइज करना चाहें वो करें। 58 बिलियन रुपीस का सब्सिडी प्रोग्राम था। उसके बाद हुकूमत ने गंदम उन किसानों से खरीदी भी, और उसके बाद जो है वो सारा मामला इस साल भी अभी इंशाल्लाह रिपीट पर चलेगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इस प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सपैंड भी किया जाएगा ताकि और ज़्यादा किसान इससे फ़ायदा उठा सकें, और लाखों की तादाद में किसानों ने इस ईयर उससे फ़ायदा उठाया है। इससे पहले भी मैं अगर जाऊँगा तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी वफाक में हुकूमत रही है तो किसान दोस्त पॉलिसीज़ पीपल्स पार्टी लाई है, और किसान दोस्त मंसूबे पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के किसानों को दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे किसान जो है इस मुल्क की बैकबोन है, इस रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके बगैर हमें हमारी तरक्की जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जब गंदम की बात आती है तो अभी आपके जो पिछली केयरटेकर हुकूमत थी, सारा असल गंदम का जो मामला है वो ख़राब तो उन्होंने किया था, तो उस पर भी ज़रा बात करनी चाहिए कि कुछ टाइम के लिए आए थे पर फैसला इतना बड़ा करके चले गए कि आज दिन तक हम गंदम के मसले से भुगत रहे हैं। उससे पहले जो है सिंध ने 4000 रुपये गंदम के बैग 1 मन गंदम की कीमत 4000 रुपये रखी थी, जिसकी वजह से पंजाब भी मजबूर हो गया था 3800 अपनी कीमत रखने के लिए। उसके लिए बम्पर क्रॉप हमारे पास उस दौरान उतरने वाला था जब केयर टेकर हुकूमत में उसने जो है इंपोर्ट करके वो बम्पर क्रॉप को बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि जब इंपोर्ट हुई तो इतनी ज्यादा आपकी सप्लाई बढ़ गई गंदम की कि पूरा जो उसका डिमांड स्ट्रक्चर था प्राइसिंग का वो सब गिर गया। ठीक है, ये भी सोच है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की थी कि किसान को उसका गंदम का एटलीस्ट उसका हक मिले, जो वो बीज बो रहा है उसका उसको मिलना चाहिए। ठीक, नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है नईम गुजर साहब ने, जो कि सदर हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के। वेलकम नईम गुजर साहब। जी थैंक यू वेरी मच जनाब, आपकी तवज्जो जो है वो आम आज की जो बड़ी खबर है, इस्लामाबाद बार के आप सदर भी हैं, तो ये जो सदर पाकिस्तान ने 19 एडिशनल जजों की हाई कोर्ट में तकर्रुरी की मंजूरी जो की है, इसका थोड़ा सा कुछ सवालात पीपल्स पार्टी ने उठाए। उन्होंने कहा कि ये जब नाम यानी डिले हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया, और अब चूंकि साइन हुए, इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताइए। देखिए तो बज़ाहिरन हमें नजर आया, चूंकि देखिए सिर्फ जो सदर की जो अप्रूवल होती है वो सिर्फ वाजिबी सी अप्रूवल होती है, लास्ट अप्रूवल। उसके लिए जुडिशल कमीशन होता है, जो जुडिशल कमीशन ने उन तमाम जजेस का जिनको सिलेक्ट किया गया, उनके बाकायदा इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यूज होने के बाद उनकी वोटिंग होती है। जुडिशल कमीशन का एक प्रोसेस कर दिया गया है जिसमें ना सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बल्कि चीफ जस्टिस साहिबान, जिस भी जिले के या जिस भी सूबे के आप जजेस को अपॉइंट करने जा रहे हैं वो शामिल होते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब शामिल होते हैं, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शामिल होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी शामिल होती है। तो इन तमाम के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से देन फिर जिन भी शख्स को एडवोकेट जज ऑफ हाई कोर्ट अगर उनको इंतखाब किया जाता है, प्रोसेस के तहत होता है। उसके बाद मंजूरी के लिए डेफिनेटली वो सदर पाकिस्तान साहब के पास जाता है, सदर पाकिस्तान जो भी हो उनको साइन करता है, तो एक वाजिबी सी कार्रवाई होती है। फिर आपने देखा कि इससे कबल भी एक दफ़ा इस तरह का इशू पैदा हुआ था, जिसमें फिर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई थी, और उस पिटीशन के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ सदर पाकिस्तान की मंजूरी वाजिबी है, अदरवाइज भी अगर कमीशन ने उनको अप्रूव कर दिया है तो वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे। फिर इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पिटीशन फाइल हुई थी, जिस पिटीशन के बाद फिर आज जो जजेस हैं उन्होंने हलफ लिया और उठाया
जहां तक सदर पाकिस्तान की बात है कि उन्होंने क्यों देर से साइन किए या क्यों उसके अंदर क्या वजूहत थी, मैं समझता हूं कि ये हमारी जुडिशरी के लिए एक लम्हा फिक्रिया हो चुका है। अच्छा। कि अब जो भी वजीर आजम आएगा, जो भी सदर आएगा, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से होगा, वो ये चाहेगा कि हमारी सियासी जमात के जो हमारे जाले हैं या जो हमारे टाइगर्स हैं या जो हमारी पार्टी के साथ चलते हैं वही जजेस अपॉइंट होने चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे अदलिया का सबसे बड़ा डाउनफॉल शुरू होगा और आप मुस्तकबिल करीब में देखिएगा कि इस तरह की जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट जो सियासी बुनियादों पर हुई है, मैं समझता हूं कि अदलिया का म्यार उससे इंप्रूव नहीं होगा, अदलिया का म्यार उससे डाउन होगा। आप इससे कबल भी देखते होंगे कि जब हाई कोर्ट के जजेस जब तैनात किए जाते थे, चाहे वो अगर वकला में से लिए जाते थे तो वो उन वकला को लिया जाता था जिनका वकालत के अंदर एक मेयार होता था, एक नाम होता था, एक इंटेग्रिटी होती थी और वो एक बहुत वेल रिनाउंड वकील हुआ करते थे। अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में से आप उनको हाई कोर्ट के अंदर एलिवेट करते थे तो वो भी एक अच्छी शोहरत के मालिक, अच्छे फैसलों के मालिक जजेस हुआ करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब जो जजेस की तैनाती हो रही है वो मैं समझता हूं कि एक बिल्कुल पसंद और नापसंद की बुनियाद पर, सियासी जमातों से वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर, और अगर आप किसी के ज़ेरे नजर हैं या किसी को आप अच्छे लगते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप चलते हैं तो उनको हाई कोर्ट का जजेस अपॉइंट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये चीजें गलत है। अगर एज कंपेयर टू अगर आप इस दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की अगर आप देखें एलिवेशन, तो मैं समझता हूं कि ये एलिवेशन काफी हद तक दुरुस्त हुई हैं। जो नाम के उन नामों के अंदर आप देखें कि उमैर मजीद मलिक इज अ वेरी वेल रिनाउंड इज अ टैक्सेशन लॉयर, उन्होंने अच्छा काम किया। फिर इसी तरह शाहरुख अर्जुमन साहब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, मैं समझता हूं कि एक अच्छी चॉइस है शाहरुख अर्जुमन साहब के साथ। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में उन्होंने बेताशा काम किया। इसी तरह यार शौकत साहब, वो भी एक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे और उसके बाद उनको हाईकोर्ट का जज एलिवेट किया। होप फॉर द बेस्ट। इसके बाद अगर आप मैं पंजाब में देखूं तो पंजाब के अंदर भी जो जी नहीं गुजर साहब ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। नहीं, आपको भी जज बना, अगले इंतखाबात में आपको भी जज बना देंगे। नहीं साहब, एक तो मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा ये आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रखिएगा। मुझे शायद ऑफर भी हुई हो, मैं लाइव टेलीविजन पे नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि I'm not as such competent as should I be। मेरा ख्याल है कि कॉम्पिटेंसी की बात है, मैं वकील ही अच्छा हूँ, मुझे बार का सदर रहने दे, फिर मुझे हाई कोर्ट का सदर रहने दे, तो इंशाल्लाह मैं सदारत के हद तक जरूर रहूंगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सर्व एज ए जज। लेकिन आपने बात, हमारे लिए तो वैसे सारे काबिल एहतराम है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा नुक्ता इस पे उठाया जिस पे बात हो भी रही है, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, और वो ये है कि सियासी बुनियादों पे अपॉइंटमेंट जो है ज़ाहिर है उससे किसी न किसी हद तक क्रेडिबिलिटी मुतासर होने का एक खतरा होता है। ज़रा आपने पॉइंट उठाया इस पे। अच्छा बुलंद खान जुनेजो साहब, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 20 और 21 जुलाई से ये मसला, ये जो बात थी वो पेंडिंग थी और इतना लंबा टाइम हो गया उन्होंने साइन नहीं किए। बताया ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है जो कि नॉमिनीज प्रपोज हुए थे, ठीक है, पीपी ने उनको रिजेक्ट किया। देखिए, अगर हमारे पास कोई एतराज़ात पीपल्स पार्टी के पास थे तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपनी क़यादत के मार्फत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट साहब के मार्फत वो अपने एतराज़ात बिल्कुल जेसीबी को दिए होंगे। एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि अभी हमारे सदर साहब ने भी बार काउंसिल के ये बोला कि जेसीपी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपके प्रोविंशियल चीफ जस्टिस, आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सारे तमाम सीनियर जजेस होते हैं। उनके अलावा हाँ, पार्लियामेंट्री बॉडी के भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टैंड्स विद द जुडिशरी स्टिल। सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि और वेटिंग प्रोसेस भी सारा उनके पास है। आई एम प्रिटी श्योर कि जेसीबी कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे से ज़्यादा समझती है और हमारे सदर साहब भी अभी सॉरी मुझे आपका नाम मिस्टर नेम गुजर साहब, सॉरी गुजर साहब, नहीं गुजर साहब जी, गुजर साहब भी आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे से बेहतर समझते होंगे। एंड आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ स्टेट्स दैट एनीवन अबव द एज ऑफ 40 विद द राइट क्रेडेंशियल्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात थी कि जेसीपी ने कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया
and they refused to appoint anyone above the age of 45. Very competent lawyers. यानी कि आपकी मर्जी के जजेस नहीं लगे, बस बात सीधी सी। मर्जी की बात नहीं है, it's about competence, it's about you have, आपके पास इस वक्त जो है आई एम श्योर सबकी प्रोफाइल्स आ गई होंगी या आ सकती हैं, तो मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि आप सबकी प्रोफाइल्स मंगवाएं और आप खुद उसमें से कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस का फैसला करें। मैं नहीं बोलता कुछ भी, बट ये डिसाइड करना कि a particular age is a deadline and superseding the constitution, I think that is unfair and कोई भी एतराज़ात अगर थे तो आई एम श्योर पार्टी ने वो एतराज़ात रेज किए होंगे। हाउएवर ये साइनिंग वाला मैटर इज प्योरली, जैसे अभी गुजर साहब ने बोला, इट्स अ प्योरली सेरेमोनियल इशू, नॉट लाइक प्रेसिडेंट साहब का नहीं साइन करना है इस चीज को रोक सकता था, बिकॉज इट्स अ डिसीजन दैट द जेसीपी हैज मेड, करेक्ट और इनकरेक्ट दैट इज वो उनके ऊपर है एंड ओनर्स भी उनके ऊपर ही होएगा उसका फ्यूचर में। जैसे अभी गुजर साहब ने बोला, अगर इनकॉम्पिटेंट जजेस आएंगे तो उसका ओनर्स भी जीसीपी के ऊपर ही होएगा। और अगर जो गुजर साहब ने बोली है तो वो बात तो हमने शायद सेकंड कर दी आपके सवाल के हवाले से, कि अगर हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए या इनकॉम्पिटेंस या ये बोला कि कुछ उसमें से जजेस इनकॉम्पिटेंट हैं, अगर वो चीजें रेज की हैं तो इसमें कुछ गलत, तो मैं समझता हूँ गुजर साहब और हम सेम पेज पे हैं। और सिंध के भी शायद वो जजेस उन्होंने अपॉइंट नहीं किए, 5 जजेस होने थे, इसमें से 3 जजेस अपॉइंट हुए और 2 शायद रह गए। तो आई थिंक गुजर साहब एंड आई वी आर बोथ ऑन द सेम पेज इस सिचुएशन पे। ठीक है। अच्छा नहीं सब, हमारा तो ज़ाहिर है मकसद इसको डिस्कशन करने का यही है कि हम ऑलवेज़, हमेशा ये कोशिश हमारी यही है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, जजेस ने रोल प्ले किया, लेकिन चूँकि सवाल ये है कि इन जुमातों ने, जैसे आपने शुरू में कहा कि जी जुमातें जो हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो हर जगह उनका कोई ना कोई अपना मकसद होता है। तो अब इंसाफ के इस प्लेटफॉर्म के में भी मैं जजेस की, जैसे मैं डिटेल तलाश कर रहा था कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ामात लगाए, तो आपका वैसे क्या ख्याल है कि तो जजेस पे है ना कि अगर वो किसी पार्टी से आते हैं या किसी उससे आते हैं, तो जब वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको वो जॉब मिलता है तो वो जॉब में हो सकता है वो सारी चीज़ें वो कर दें। हाँ बिल्कुल। तो जजेस वो मकसद उस पे शायद उनको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पीपल्स पार्टी का नज़रिया लेके चलें या उसमें, ये बड़ा अच्छा। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने इस अगले मौजू की जानिब। जुनैद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि तहरीक इंसाफ तो अब प्लान बना रही है सड़कों पे आने का, और सिंध में आपको बहुत ही टफ टाइम मिल रहा है एमक्यूएम की तरफ से। अब ये बताएं कि मीटिंग्स भी आपकी हो रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ, नेक्स्ट क्या लाया अमल है तहरीक इंसाफ के साथ, क्या प्लान है आपका मिलके? देखिए मैं कोई इस मीटिंग का मुझे इल्म नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ का कोई मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। ये आई थिंक स्पेकुलेशंस, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, अब तर्जुमान है सिंध हुकूमत की और आपको मीटिंग्स का नहीं पता। स्पेकुलेशन ज्यादा है और जाहिर सी बात है मीडिया को स्पेकुलेशन पे खबर बनाने का बहुत मजा भी आता है और आपका काम है, आपको बनाना भी चाहिए। तो खैर, लेकिन ऐसी मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत हुई हो। आपने बात की एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम जो है वो आपस के मसले पहले सीधे कर ले और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंह देने की बात कर सकती है। एमक्यूएम आपस में ही लड़ झगड़ के अपना पूरा मामला जो है वो खराब कर चुकी है। उनको बहुत लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर असली में ये जो है ना, ये जो शादी कराई जा रही है, ये बड़ी मुश्किल है कि ये चल सके, क्योंकि अभी उनके आपस में इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि वो अब मोहल्ले की पार्टी तक महदूद हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हर मामले को लसानियत की बुनियाद पर उसको टारगेट करें ताकि मामला बिगड़े, लेकिन हम वो मामला लसानियत की बुनियाद पर बिगड़ने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कभी भी सियासत लसानियत के बेस पे नहीं रही है एंड ना ही हम कभी एमक्यूएम को लसानियत की बुनियाद पर सियासत करने देंगे, क्योंकि उनके पास और कोई सियासत करने का तरीका नहीं है। दैट्स द ओनली कार्ड दे कैन ऑलवेज प्ले। मुझे पता है जी सर, मैं माशाल्लाह वो ठीक कह रहे हैं, जो बात उन्होंने अपनी पार्टी को ही एंजॉय करना है ना।
जी, मोहसिन नकवी साहब फिर ईरान पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ईरान पहुंच के मुलाकातें भी उनकी चल रही हैं, और वैसे असल में ये तो आपको ज़्यादा खबर है आपकी, तो हम तो सारा सवाल ही कर सकते हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब ने पहले यहाँ पे उन्होंने निज़ाम की बात की, सारे उनके पीछे पड़ गए, फिर उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ साहब उधर ही रहेंगे, अब वो ईरान चले गए। करैक्टर तो है, रोल तो मिल रहा है उनको। नहीं, मोहसिन नकवी साहब बड़े इस टाइम मजबूत आदमी हैं। नहीं, मजबूत आदमी तो ठीक है, लेकिन ईरान इस दफाई उसमें ग्रुप में शामिल हो जाएगा? ये बड़ा आम सवाल है। ये बड़ा आम सवाल है। आप ही के प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने इशारा भी दिया है हालांकि आपके सवाल पे, कि इम्कान ये है कि अगर ईरान इस पे शामिल हो जाता है तो ज़ाहिर है वो मजबूत इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब वज़ीर ख़ारजा की इम्पोर्टेंस नहीं है वैसे, आपका क्या ख्याल? मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नहीं वज़ीर दाखिला सुना था और वज़ीर दाखिला भी हैं, और जितने अहम वजारतें हैं उनके मालिक। तो फिर सब कुछ वही है, हैं? सब कुछ वही है जो ज़हरन जो हमारी मालूमात है। ठीक हम है, गलत हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ईरान को शामिल हो जाना चाहिए इस मायदे में? कमाल हो जाए, कमाल कमाल। मुस्लिम ममालिक सारे अगर इस दफ़ाई उसमें शामिल हो गए, कमाल हो जाएगा। आज भी वो टेलीविज़न के ऊपर और अखबारात में हर जगह जो है वो मुबारकबादें हैं पाकिस्तान, बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद के जी सैफ अफ्रीकी मायदा हुआ है। मैंने किताब मेरी उसको, हाँ वो भी आ रही है कमिंग सून है, जुम्मे को इंशाल्लाह इशू हो जाएगी। और नहीं उसमें तो आपने अंदर की बातें लिखी है ना, जो क्या आगे क्या होने जा रहा है। नहीं, मैं सारा आर्टिकल्स में लिखता रहूँ, उनको मजमूआ है सारे आर्टिकल्स का। लेकिन उसमें एक वो टाइटल में देखा है जो तैयार हो रही है, उसमें आपने इस मायदे के बारे में जिक्र किया है। मुआहदा बड़ी बात है, बड़ी बात। और ये भी जिक्र किया कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। हाँ, एक उम्मीद आपने कहा, मुझे बिल्कुल मैंने उसके पॉइंट्स देखे जी। नईम गुजर साहब, ये तो बड़ा अहम हो गया और अच्छा भी हुआ कि जो स्पेस खाली था उसमें एडिशनल जजेस की तकर्री हुई। ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई है या सियासी शिकवे हुए हैं उस जजों की तैनाती के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा मोहतरम के जजेस की अपॉइंटमेंट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कभी भी सियासी बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे इस मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, अगर नून लीग का है तो वो नून लीग का प्रचार करेगा, पीपल्स पार्टी का है तो वो पीपल पार्टी के मफादात का ख्याल रखेगा, अगर पीटीआई का है तो वो पीटीआई के मौक़िफ़ की तारीफ करेगा। ठीक है, मालूमात के साथ ये जो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जजेस आते हैं वो पॉलिटिकल ही पार्टीज की बेसिकली इंसाफ की सीट पर बैठ के ऊपर उनकी नुमाइंदगी हो रही है। इस तरह की नुमाइंदगी होनी नहीं चाहिए। मैंने पहले कहा उनमें से मुद्दा को लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने जुडिशरी को पाकिस्तान के अंदर 124 में से नीचे नंबरों पर लेकर आना है, बेहतरी की तरफ लेके आना है, तो सियासी वाबस्तगी से वाबस्ता जजेस को किसी सूरत अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। जब भी हम आपका प्रोग्राम में करते हैं ना, आपको प्रोग्राम में तशरीफ आप लाते हैं तो हमें एक नोटिस आ जाता है। अब देखिए न्याय साहब, बात तो यही है ना कि हालात इस मुल्क के कहां तक जा चुके हैं कि यहाँ अगर सच बोलना है तो सच बोलना भी क्या रह गया यहाँ पर, मुझे बता दें। सच बोलने की सजा तो फिर, या सच सुनने की सजा तो मिलनी है ना जनाब। और आप जैसे आदमी को कि जिसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आप मैं बता दूं आपके प्रोग्राम में खुल के बात होती है और आप वो चलाते हैं। मुझे बता दे इतने कितने चैनल है जो कि इतनी खुल के बात हो रही है और चला रहे हो। ये तो बड़ा, ये तो देखे ना, ये मैं तो इसको एजाज की समझता हूँ, मैं तो इसको तमगे की बात समझता हूँ। तो वो अलग बात है वो आपने लेकिन नोटिस की फाइल बना रहे हैं, जो फाइल नोटिस आते हैं हमें। मैं जनाब हर वक्त तैयार हूँ, मेरी खिदमत हर तौर, आपको पता है मीडिया के साथ मैं हर वक्त खड़ा हूँ। किसी तरह से भी कोई जर्नलिस्ट वगैरह हमारे दोस्त अहबाब हो जाए, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करता हूँ। ये बताएं कि ये जो तारीख इंसाफ के अभी मामलात हैं कैसे नजर आ रहे हैं? कोई जलूस निकालना है, ये करना है, वो करना है, और मेरा ख्याल है मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। 13 अगस्त को ये डी चौक की तर्ज पे इकट्ठे हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। 14 अगस्त तो बनाना चाहिए ना उस इकट्ठे मिलके। अच्छा देखिए, मैं
बता दूं आपके सामने, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, 14 अगस्त को हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, ये याद रखिएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता 14 अगस्त वाले दिन हम कोई एहतजाज करें। वो जिस किसी ने भी अगर कोई बैनर बनाए हैं या कोई की है वो उनका जाती फेल है। हाँ, एहतजाज आप जरूर कर रहे हैं, एहतजाजी मोड में सियासी जमातें आ चुकी हुई हैं, मां सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वो इसलिए वो भी सियासी जमातों के अंदर बैठकर ये फैसला हुआ है कि एक ऐसी जमात जिसने इस मुल्क को यहां लाकर खड़ा कर दिया है, जो तबाही और बर्बादी की है इस निजाम की, आज पाकिस्तान में अगर ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ना होती तो पाकिस्तान की सिम्बत ही कुछ और होनी थी। बता दें, यानी मां सिवाय उनकी सपोर्टें करने के अलावा और कभी डीलें करके ले जाने के अलावा, बता दें, यानी अगर आसफ अली जरदारी साहब ले, मोहतरम बेनजीर भुट्टो ले, पीपल्स पार्टी देखे कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने, तारीखी तौर पर याद है, इन्होंने बता दे कोई एक कुर्बानी की। वो तो ये आप पीपल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं ना? ना, देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा, अब लोगों ने बातें कहना शुरू कर दी है, आप कहना शुरू हुआ पीपल्स पार्टी, देखिए मजबूरी है उसकी, अब वो ऐसी जमात के साथ रह के अगर अपने आप को मजीद खराब करना चाहती है तो उसकी मर्जी है। यानी इससे क्या मिला है? आपको उम्मीद है कि ये कश्मीर में जो कुछ हुआ है तो पीपल पार्टी फेडरल में उनके साथ छोड़ देगी नून लीग से? देखिए मैं एक बात बता दूं, अगर तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब यहाँ होती और अगर यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते तो ये फैसला कब का हो चुका होता। यही है कि अपना आपके सामने कई दफा कहा नहीं है, आसफ अली जरदारी साहब ने कुछ कहा और उसके बाद उन्होंने भुगता भी है, तो ये अपने, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी से एहतजाज में आएगी, हमारे साथ निकलेगी। मैंने तो आपके प्रोग्राम में देखे, आज नहीं, मैंने पिछले अप्रैल में कह दिया था बिल्कुल, और मैं आपके सामने ये कहा था, और ये जाने वाली है शहबाज शरीफ का ये अब आखिरी बजट का डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिए। मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जाएंगे। मैं तो सीधी सी बात आपके कि अब जो कुछ भी है ना, यहाँ मैं बटालिया में हूं ना, तो बटालिया में मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद आप अंदाजा लगाए, मैं रोजाना के फोन सुनता हूँ, वो कहते हैं सुलह सफाई के साथ चले, हमारे साथ बैठे, वो भी किस लिए बैठे तुम लोगों के? 4.5 साल में जो तुमने मुल्क की तबाही और बर्बादी की है, मिसाके जमहूरियत वगैरह इसलिए किया था जो तुमने लाकर मुल्क को यहाँ खड़ा कर दिया। नहीं, वो जो है ना, ऐसी जगह पर वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो कमी छोड़ी थी तारीख इंसाफ ने वो इन्होंने पूरी कर दी, तबाही की। ना न्याजी साहब 3.5 साल मिला है, 2 साल कोरोना के थे उसमें अंदर। अब ये तो ना ज्यादती कर रहे हैं, बता दें आज इसके ऊपर मैं फैक्ट्स पे बात कर लेता हूँ, एक चीज आपके सामने ले आता हूँ। 3.5 साल में क्या कर सकते थे हम? यानी हम ये जिस तरह का सेम पेज इनको मिला है, हमारा तो ऐसा कभी पेज नहीं था। हमारा सेम पेज होता तो वो इलेक्शन कमीशन करता जो कर सकता। नहीं तो आप लोगों को उम्मीद है कि पीपल पार्टी आपके साथ मिल रही है? जी हमें उम्मीद क्या, हमें यकीन है, मुझे तो यकीन है इस बात का। अच्छा, मुझे उम्मीद का लफ्ज नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की बका की जंग है, ये इस मुल्क की बका की जंग है। नून लीग के साथ रहना, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है। और नहीं, पीपल पार्टी मिलेगी ना, क्योंकि आजाद कश्मीर। बिल्कुल मुझसे पूछा था जमात के कुछ लोगों ने, नहीं तो मैंने साफ क्या किया था अपना अजहर सिद्दीक साहब, ये बुलंद जुनेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि जी हम तो नहीं मिल रहे तहरीक इंसाफ के साथ। मैं एक बात, ये तो बातें अब आपके सामने आने वाले दिनों में हो जाएंगी। सिर्फ एक पाबंदी लगाई है कि नून लीग के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई इनके साथ सुलह गुफ्तगू शरीत करने की जरूरत ही नहीं है। इस सियासी जमात को इस सिस्टम से निकालकर बाहर फेंके, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर जमहूरियत को आगे लेके जाना है। अच्छा चले, आखिरी 3-4 मिनट हमारे पास है। जुनैद साहब, फिर ये अजहर सिद्दीक साहब ने सच बोल दिया, आप भी बताएं, आपकी मीटिंग्स हुई हैं लेकिन आप तर्जुमान हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इस बात का। देखिए, अजहर सिद्दीक साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त जो स्पेकुलेशन है मैं उसको स्पेकुलेशन ही बोलूँगा। जब वो मामला जब प्रॉपर तरीके से अगर कोई मामला ऐसा मैच्योर होएगा तो आई एम श्योर आप लोग को और सबको पता पड़ जाएगा। इस वक्त मैं इस चीज़ को स्पेकुलेशन के ही दायरे में रखूँगा, तो मेरे हिसाब से यही बात करना बेहतर होएगा। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, बस आखिरी आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि 13 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में डी चौक की तर्ज पर अपने शहरों में जमा हो गए, ये वज़ीर आला KPK का कहना है। और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर सलमान अकरम राजा और सेनेटर साहिबा का, आपको पता है यूसुफ जई साहिबा का शदीद किस्म का झगड़ा चल रहा है, तनकीद हो रही है पार्लियामेंटेरियंस पे। तो किस तरह लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे आप? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अब तो जो हाइब्रिड रजीम जो और बाकी निजाम था ना, वो अब गालिबन सपोर्ट नहीं कर रहा नून लीग को, याद रखिएगा। तो ये समझ आए बात, ये जरूरी है समझने के लिए कि यहाँ अब चीजें देखे ना आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को जिताया गया, फिर यहाँ नून लीग को जिताया गया, और अब चीजें जो है ना जिस सिमत में चल रही हैं वो बता रही हैं कि यहाँ सारा कुछ जो है ना ऐसा नहीं रहना कि जैसा ये रखना चाहते हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है। हम एहतजाज भी करेंगे, बाहर भी आएंगे, और तादाद 10-20 लाख की जो तादाद के लिए वो भी पूरी होगी इंशाअल्लाह अजीज। और ये जो बदमाशी है ना इस मुल्क में से, ये जान भी हमने छुड़वानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुड़वानी है इस मुल्क को। अब हम मुल्क बचाने चले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने चले हैं, तो इस कौम सारी हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। और वक्त आ चुका है कि जो तबाही और बर्बादी इन्होंने की है, इकॉनमी कहाँ ले गए हैं, आप मुल्क ही बचा रहे हैं। और नहीं, मैं एक बता दूं आपको नियाजी साहब, वो आप देखें ना, आज बिठाए हो ना, अच्छे लोग बिठाए हैं, इंटरफेयर नहीं करते। अगर वो जैसे लोग बिठाएंगे तो बेचारे का मैं क्या कहूँ उसका। चले ठीक है अजहर सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंद खान जुनैर साहब शुक्रिया। नईम गुजर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याज़ी के साथ में खुदा हाफ़िज़।